यह सीटेट की हमारी पहली क्लास है और आप इसमें आज पढ़ेंगे कुछ सिद्धांतों को, साथ ही आप सीटेट के बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं इस कक्षा के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है वो कौन है? विलियम जेम्स। आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। और ये क्वेश्चन आपका टेट और सीटेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपका, संरचनावाद का संस्थापक। तो संरचनावाद का संस्थापक किसे कहा गया है? तो संरचनावाद का संस्थापक भी विलियम जेम्स को ही कहा गया है। और विलियम जेम्स ने शिक्षा मनोविज्ञान में एक शब्द दिया और वो शब्द था आपका चेतना का धारा प्रवाह। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है टेट में कि चेतना का धारा प्रवाह शब्द किसने दिया था? तो चेतना का धारा प्रवाह शब्द किसने दिया? विलियम जेम्स ने। और इन्होंने चेतना का जो धारा प्रवाह शब्द है इसका अर्थ क्या बताया कि एक व्यक्ति एक ही समय में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों स्थान पर रह सकता है। इसे आप P3 के नाम से याद कर सकते हैं कि चेतना का धारा प्रवाह शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो एक व्यक्ति एक ही समय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों स्थान पर रह सकता है। इसमें ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके इम्पोर्टेंट है सीटेट और टेट दोनों दृष्टि से। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। और सेकंड हमारा है हल्का अभिप्रेरणा सिद्धांत। सॉरी, इसे आप सही कर लीजिए, ये हल्का नहीं, वाइगोत्स्की। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की थे वो चोमास्की से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब चोमास्की कौन है? चोमास्की, तो चोमास्की जिन्होंने भाषा संग्रहण यंत्र के बारे में जानकारी दी थी। इसे LAD भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा संग्रहण यंत्र इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? चोमास्की। इम्पॉर्टेंट है टेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से, इसे आप नोट कर लीजिए। और वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे अपने सभी वयस्कों के साथ अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं। मतलब इनके कहने का ये था कि बच्चे हम बड़ों से या अपने बड़ों से जो घर परिवार में हैं या अड़ोस पड़ोस में हैं उनसे बातचीत के माध्यम से सीखते हैं या जो वो कर रहे हैं उसके माध्यम से सीखते हैं, देख के सीखते हैं। अब वाइगोत्स्की एक और बात कहते हैं कि एक बच्चा सबसे बेहतर तभी सीखता है जब उसके अंदर भाषा का विकास होता है। ठीक है, यह बात किसने कही थी? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा कि एक बच्चा सबसे अच्छे से तभी सीखता है जब उसके अंदर भाषा का विकास हो। और ये एक हद तक सही भी है कि मतलब दो व्यक्तियों के बीच भाषा एक माध्यम का काम करती है। भाषा माध्यम बनती है, मतलब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत के लिए भाषा क्या होगी? एक माध्यम होगी। अब वाइगोत्स्की ने एक और सिद्धांत दिया ZPD। ZPD का मतलब क्या है? संभावित विकास का क्षेत्र। और इस संभावित विकास का क्षेत्र इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में हमें बताया था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अब वाइगोत्स्की का जो प्रयोग था
इन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पे किया? तो वाइगोत्स्की ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग किया था इन्होंने खिलौने पे। और वो खिलौना क्या था कि उसके सभी अंग अलग अलग किए जा सकते थे। तो अब जब बच्चे को एक ऐसा खिलौना दिया गया जिसके सभी अंग अलग अलग किए जा सकते थे, तो बच्चे ने क्या किया कि उस खिलौने के सभी अंगों को, मतलब उस खिलौने को जोड़ने का प्रयास किया। तो कुछ हद तक वो उन खिलौनों को जोड़ पाया, लेकिन एक टाइम पे आके मान लीजिए बच्चे ने कार्य करना स्टार्ट किया। अब करते करते यहाँ तक वो पहुँच गया, ठीक है। अब उसे यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। अब उसे यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो उसके लिए क्या है कि उस बच्चे ने एक वयस्क की मदद ली, और वयस्क की मदद से उसने अपनी उस समस्या का समाधान किया है। उसने यहाँ से यहाँ तक तो अपना कार्य अच्छे से कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक उसे कार्य करने के लिए जहाँ उसे दिक्कत आ रही थी, उसने एक वयस्क की मदद ली। तो एक कार्य जो बच्चा खुद से कर पाता है, ठीक है, एक कार्य है जो बच्चा खुद से कर पाता है, और साथ ही कुछ कार्य जो बच्चा नहीं कर पाता तो उसके लिए किसी वयस्क की मदद लेता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा गया है? ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये सिद्धांत है हमारा परिस्थिति परक का सिद्धांत। अब पारिस्थितिकी का मतलब किससे होता है? सबसे पहले ये जान लो, वातावरण, ठीक है। तो परिस्थिति परक का सिद्धांत मनोविज्ञान में जो दिया गया है, तो उसके प्रतिपादक कौन बताए गए हैं? ब्रॉन फेनर। कौन है परिस्थिति परक सिद्धांत के प्रतिपादक? ब्रॉन फेनर। अब परिस्थिति परक जो सिद्धांत है इसका एक और अलग से नाम दिया गया है, वो दिया गया है जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तो अब क्वेश्चन टेट और सी टेट दोनों में इम्पोर्टेंट है। तो इसे किस तरह से पूछा जा सकता है कि परिस्थिति परक का सिद्धांत किसने दिया, या इसके प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन है? ब्रॉन फेनर। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? ब्रॉन फेनर। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि बालक का जो संबंध है वो आसपास के वातावरण से होता है। इस सिद्धांत में क्या बताया कि बालक का संबंध आसपास के वातावरण से होता है। अब जो वातावरण है इसमें कौन कौन रहता है? परिवार, मित्र, रिश्तेदार, हमारे कुछ सामाजिक संस्थाएं, ठीक है। तो इनके माध्यम से, ये जो परिवार, मित्र, रिश्तेदार, सामाजिक संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है या इनसे प्रभावित होता है। अब परिस्थिति परक का जो सिद्धांत है इसमें 5 निम्न मंडल बताए। कितने? 5, जिनके माध्यम से बच्चा सीखता है। पहला कौन सा है? लघु मंडल। लघु मंडल जिसमें कौन कौन रहता है? परिवार, मित्र, स्कूल, ठीक है। अब सेकंड मंडल कौन सा बताया? मध्य मंडल, जिसमें परिवार, मित्र हो गए, आपके पड़ोसी हो गए। बाह्य मंडल तीसरा, इसमें
संस्थाएं, जैसे मान लो आपकी कुछ स्वास्थ्य संस्थाएं होगी, स्वास्थ्य संस्थाएं मतलब जैसे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, या मंदिर मस्जिद। और आपकी फोर्थ है वृद्ध मंडल, सांस्कृतिक मूल्य व नैतिक मूल्य सबका प्रभाव बालक पर पड़ना। बच्चे के ऊपर सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का प्रभाव भी पड़ता है। पांचवा है आपका घटक मंडल, मतलब हमारे वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, इनका प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। तो आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं इस सिद्धांत से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या बना आपका, जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत। दूसरा बना परिस्थिति परक का सिद्धांत किसने दिया। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जो बालक का संबंध है वो किससे होता है, आसपास के वातावरण से। आसपास का वातावरण जिसमें हमारे परिवारजन, मित्रजन, पड़ोसी, रिश्तेदार रहते हैं, या फिर हमारी कुछ संस्थाएं भी हो गई जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, मंदिर मस्जिद वगैरह। यहाँ भी जाके बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। अगर अपने बड़ों के साथ कभी मंदिर गया है तो वहाँ वो मंदिर में कुछ ना कुछ देख के सीखेगा। ये स्वास्थ्य संस्थाओं पे कभी ना कभी गया है तो उन्हें वहाँ कुछ देखेगा और सीखेगा। अब सेकंड है हमारा थानरडाइक का सिद्धांत। एक सेकंड, हाँ। तो अब जो सिद्धांत है वो है हमारा थानरडाइक का सिद्धांत। कलर चेंज कर लेते हैं। थानरडाइक का सिद्धांत, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि थानरडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, बिल्ली। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप याद कर लीजिए, प्रयोग को याद करने की। थानरडाइक का बिल, ठीक है, थानरडाइक का बिल, बिल से बिल्ली, ये था जो थानरडाइक ने प्रयोग है वो किस पे किया था, बिल्ली पे। तो अब थानरडाइक ने जो सिद्धांत दिया इसे किस किस नामों से जाना जाता है, तो एसआर सिद्धांत। क्वेश्चन ये आ सकता है कि एसआर सिद्धांत किसने दिया, फर्स्ट क्वेश्चन बना। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है एसआर संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। अब तीसरा संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। चौथा समान अवयव का सिद्धांत किसने दिया। पांचवा जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टेट और सी टेट दोनों के लिए, और ज़्यादातर वैसे ही टेट में पूछा जाता है कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया। और दूसरा थानरडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, तो थानरडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पे। और त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत दिया था वो भी किसने दिया था, थानरडाइक ने। इसे आप अच्छे से रट लीजिए, ये टेट और सी टेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सीखने के नियम, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा, टेट में ही आएगा ये क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि सीखने का नियम किसने दिया। तो सीखने का नियम किसने दिया था आपका, थानरडाइक ने, ठीक है। अब जो थानरडाइक का नियम था उसमें उसने 3 नियम दिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है।
तो ये जितना भी मैंने बताया कि हाँ, थानेडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब आप एक बार अपने माइंड में बैठा लीजिए। और खासकर ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा सीखने का नियम किसने दिए। अब एक और क्वेश्चन है जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो ये कौन है? थार्नडाइक। याद कर लीजिए इसे अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है कि थार्नडाइक ने जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया उसमें कहा गया क्या है? थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, ठीक है। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। अब कहने का मतलब थानेडाइक का ये था कि आप किसी को मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव है या निगेटिव। अब अगर आप किसी को पॉजिटिव रूप से मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप ये कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए, इस तरह का कुछ भी, तो क्या है कि उसके अंदर उस चीज को, उस कार्य को करने की भावना बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी, और जिससे वह उस कार्य को बार बार करेगा, और वह कुछ ना कुछ सीखेगा ही। यह प्रयोग बताता है कि त्रुटि तो होगी लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब कोई भी अपने लक्ष्य तक कब पहुंचेगा? कोई अपने लक्ष्य तक कब पहुंचेगा? जब वो पॉजिटिव होगा, मोटिवेट होगा, मोटिवेटेड होगा, ठीक है। तो मतलब थार्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था वो क्या कहता है कि आप किसी भी कार्य को अगर किसी से कराना चाहते हैं तो, या फिर कोई व्यक्ति अगर करना चाहता है तो उसके लिए उसके अंदर जितनी ज़्यादा उत्तेजना होगी, जितना ज़्यादा वो अंदर से मोटिवेट होगा, उतना ज़्यादा वो उस कार्य को करेगा, उस क्रिया को बार बार दोहराएगा, जिससे वह कुछ ना कुछ सीखेगा ही। और ऐसा नहीं है कि उस काम को करते टाइम कुछ त्रुटियां नहीं होंगी, त्रुटियां भी होंगी, लेकिन मोटिवेशन की वजह से वो लास्ट में अपने लक्ष्य, अपने एम तक पहुंच जाएगा। यही प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में कहा गया है, जिसे आप अपने आम जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है, या फिर आप कहीं से मोटिवेट हो गए, किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, लेकिन अब आपको उस कार्य को करने में प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन आप करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड है। अब नेक्स्ट है हमारा मानव विकास का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपके टेट में पूछा भी जाता है कि मानव विकास का मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था। तो मानव विकास का जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत था वो किसने दिया था? फ्राइड ने। ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि फ्राइड ने मानव के मस्तिष्क की तुलना किससे की थी, या किससे की है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की? तो फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की जो तुलना की है वो की है किससे? बर्फ के टुकड़े से, ठीक है। क्वेश्चन दो बनेंगे आपके टेट में, इन्हें आप कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा कि मानव विकास का मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, और दूसरा मानव मस्तिष्क
दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की है। तो किससे की है, फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के टुकड़े से। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब फ्राइड ने क्या किया कि जो व्यक्तित्व है, मानव व्यक्तित्व को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्राइड ने मानव व्यक्तित्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया, तो व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया, फ्राइड ने, और ये टेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब जो फ्राइड ने मानव के ऊपर जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब आपका एक सेकंड, ये जो है इड, इसे इदम, ईगो को इदम, अहम, इसे अहम, और परा अहम, परा अहम। तो फ्राइड ने व्यक्तित्व सिद्धांत की कितनी स्टेजेस बताई, 3। कौन कौन सी, इड, ईगो, और आपका सुपर ईगो। तो जो इड है, अब इसमें फ्राइड ने बताया कि शारीरिक मूल आवश्यकता है, जैसे कि भूख हो गया, आपकी प्यास हो गई, मतलब ये आपकी वो ज़रूरतें हैं जो सभी के लिए एक समान होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जैसे भूख प्यास जो कि नॉर्मल है, जो कि सभी की ज़रूरतें हैं, वो कौन सी हैं, इड। अब सेकंड नंबर की कौन सी बताई इन्होंने, ईगो, आवश्यकताओं की संतुष्टि की योजना बनाना या परिणामों की चिंता करना। अब जैसे मान लो एक विद्यार्थी है या आपकी एक करियर वाली एज है, तो इसमें हर इंसान, हर बच्चा अपने फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग करता है और क्या रिजल्ट आएगा उसकी चिंता करता है। जैसे 10th क्लास का स्टूडेंट है तो उसे 90% मार्क्स लाने हैं, उसके लिए वो पहले से प्लान बनाएगा, फिर उसके बारे में चिंता करेगा कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा या क्या आएगा। और अगर किसी ने सक्सेस बनानी है, करियर बनाना है, तो उसके लिए वो चिंता करेगा कि मैं लाइफ में सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं, या मेरा ये गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा या नहीं। और उस गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने के लिए वो एक योजना बनाता है कि हाँ, मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को। दूसरा, साथ ही साथ वो उस रिजल्ट के बारे में चिंता भी करेगा कि मेरे 100 में से 90% मार्क्स आ जाएंगे, मेरे 100 में से 80 मार्क्स आ जाए, जिससे मेरा नंबर लिस्ट में आ जाए, ठीक है। दूसरा, अब लास्ट है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है, इसमें कोई व्यक्ति जो सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य के अनुसार कार्य करना पसंद करता है, वो गलत कार्यों से दूर रहता है, जैसे वो चोरी, झूठ बोलना, इन गलत कामों से दूर रहता है, और वो वही काम करेगा जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप उचित है। अब लास्ट हम चलते हैं, फ्राइड ने मन के भी 3 प्रकार बताए। कितने, 3। आपको मैंने बताया था पीछे स्लाइड में कि फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की है, की तुलना किससे की है, बर्फ के टुकड़े से। अब इस बर्फ के टुकड़े से उन्होंने मानव मस्तिष्क की तुलना की है। तो जो मानव मस्तिष्क है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, चेतन मन, अर्धचेतन मन,
अचेतन मन। अर्धचेतन मन को अवचेतन भी बोल सकते हैं। ठीक है। चेतन मन 1/10 भाग, अचेतन मन 9/10 भाग। अब फ्राइड है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? लड़की पर। उसका नाम क्या था? डोरा। इन्होंने क्या किया? दवाई के माध्यम से एक लड़की को, ये जो डोरा नाम की लड़की है, इसे दवाइयों के माध्यम से अचेतन मन में ले गए, जिससे उसके व्यवहार में जो विसंगति पैदा हुई थी उसका कारण जानने के लिए। व्यवहार में आई विसंगति का कारण जानने के लिए, कारण जानने के लिए। ठीक है। तो फ्राइड ने जो अपना प्रयोग किया था, कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकंड, ब्लैक ले लेते हैं। फ्राइड ने अपना प्रयोग किस पर किया? एक लड़की पर। उसका नाम क्या था? डोरा। इन्होंने क्या किया कि डोरा को दवाई के माध्यम से उसके अचेतन मन में ले गए, जिससे क्या हुआ कि जब दवाई के माध्यम से डोरा को अचेतन मन में ले गए तो उसके व्यवहार में जो विसंगति आ गई थी, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ कि इसका व्यवहार में इतना चेंजेस क्यों आया, उन कारणों को जानने के लिए, उसके अचेतन मन में ले गए। अब क्या है कि चेतन मन क्या है? यह मन वर्तमान के हम विचारों से जुड़े होते हैं। जो हमारा चेतन मन है, जो प्रेजेंट की स्थितियां हैं, ठीक है, प्रेजेंट, एक सेकंड, जो प्रेजेंट है उनकी स्थितियों से जुड़ा होता है। अब अर्धचेतन मन, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद आ जाता है। जैसे मान लो आप अपनी कोई बुक है कहीं रख के भूल गए और आपको याद नहीं आ रही, याद करने के बाद भी, लेकिन थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि आप शांति से कहीं पे बैठे हैं और आपको अचानक से याद आ गई कि अच्छा मैंने अपनी ये बुक यहाँ पे रखी हुई थी, कबर्ड में रख दी थी या मेज पे रख दी थी। ठीक है। अब अचेतन मन क्या होता है? जो आपका पास्ट है, पास्ट की बातों को आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, ठीक है, कि आपको याद करने के बाद भी नहीं आ रहा याद, तो वो क्या हो गया? आपका अचेतन मन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका सिद्धांत था वो कौन सा है? मानव विकास का विश्लेषण सिद्धांत। ये किसने दिया? फ्राइड ने। ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है। इन्होंने मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की है? बर्फ के टुकड़े से, फ्राइड ने। और एक क्वेश्चन आपका, व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? फ्राइड ने दिया। इदम क्या है? जिसमें आपकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं जो सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक बच्चे के ही लिए हैं, ये सभी के लिए हैं, जवान हो या बूढ़ा हो। ठीक है। क्योंकि भूख सभी को लगती है, प्यास भी सभी को लगती है। सेकंड आपका अहम। अहम में क्या हो गया? आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए योजना बनाता है। तो इसका सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका क्या है? आप एग्जाम्पल याद कर लें। जैसे विद्यार्थी हो गया, या 30 से 35 साल की जो उम्र होती है, 35 साल तक की उम्र होती है, कैरियर वाली एज, कैरियर एज। ठीक है। इसमें आप जैसे प्लानिंग करते हैं कि हाँ आपके 10th में 90% मार्क्स आ जाएं, उसके लिए आप एक प्लान बना लेते हैं कि हाँ मैं 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 1 घंटा मैथ पढ़ूंगा, और इस तरह से मैं अपना रिजल्ट 100 में से 90% बना लूंगा। ठीक है। या मेरे 90% आएंगे भी या नहीं आएंगे उसके लिए चिंता करना। अब सुपर ईगो, इसमें क्या होता है कि इंसान नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करता है। नैतिक मूल्य मतलब समाज की दृष्टि से जो कार्य उचित हैं। लास्ट आपका
फ्राइड ने मन के कितने प्रकार बताए? 3। क्या, कौन कौन से? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन जो प्रेजेंट से जुड़ा होता है, अर्धचेतन मन जिसमें हमें कुछ टाइम देकर हमारी रखी हुई चीज या पुरानी बातें हमें याद आ जाती हैं। जैसे आपकी मान लो बुक हो गया, या आपका पेन पेंसिल होगी, आपको रखने पे याद नहीं आ रहा कि हाँ आपने कहाँ रख दी। लास्ट आपका अचेतन मन, जिसमें हम पास्ट की बातों को पूरी तरह से भूल चुके हैं कि हाँ हमें पास्ट की बात याद करने के बाद भी याद नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर? अब फ्राइड ने एक और बात बताई कि इलेक्ट्रोग्रंथि और आपका ऑडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रोग्रंथि गर्ल्स, बॉयज कि इलेक्ट्रोग्रंथि किसमें होती है? गर्ल्स में। जिस वजह से गर्ल्स का जो रुझान होता है या ज़्यादा प्यार होता है वो अपने पिता से होता है, और जो बॉयज़ होते हैं ऑडिपस ग्रंथि की वजह से इनका जो ज़्यादा प्यार होता है वो अपनी माता के प्रति होता है। इस बारे में हमें किसने बताया था? फ्राइड ने। साथ ही फ्राइड ने एक और चीज़ बताई कि सपनों की जो व्याख्या है वो किसने की थी? सपनों की व्याख्या ये भी फ्राइड ने की थी। अब कल हम आगे के सिद्धांत पढ़ेंगे। कल सीटेट की सेकंड क्लास होगी, ठीक है? और इसी मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में कल और जानकारी आपको दी जाएगी।